This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे मेहमान मुनफरिद और अछूते मौज़ूआत पर 20 से ज़ायद कुतुब के खालिक, मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर कॉलम निगार जनाब कैसर अब्बास साबिर एडवोकेट। मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। जनाब कैसर अब्बास साबिर, आपको प्रोग्राम अहले कलम में खुशामदीद कहते हैं। आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू। अच्छा, किताबें आपका इश्क है, आपने कॉलम निगारी भी बहुत की और फिर तमाम चीज़ें छोड़कर आप वकालत की तरफ आ गए। तो ये जो अचानक यू टर्न है, इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, ये यू टर्न नहीं है। मैं अब भी लिख रहा हूँ, सहाफ़त अब भी मेरे अंदर मौजूद है और कॉलम एक हफ़्ते में 4 कॉलम मेरे शाया हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वकालत और सहाफ़त कोई दो मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं हैं। ये दो रुख ज़रूर हैं एक सिक्के के, लेकिन ये सिलसिला एक ही है कि आपने बात करनी है, ठीक है, और एक तबके की बात दूसरे तबके तक लेके जानी है, वो वकालत हो या सहाफ़त। वहाँ पिसे हुए और मज़लूम तबके की आवाज़ आप ऐवान तक पहुँचाते हैं और यहाँ पे आप उसी तबके की आवाज़ अदलिया तक पहुँचाते हैं। तो ये सिलसिला एक ही है, यानी कितास और कलम से जो राब्ता है, ताल्लुक़ है, वो जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपने 20 से ज़ायद कुतुब तख्लीक की और मैं देख रहा था कि बड़े मुनफरिद और अछूते मौज़ूआत जो हैं वो आपने सुपुर्द कलम किए। तो उसकी कोई ख़ास वजह, उसका कोई ख़ास बैकग्राउंड? वरना अमूमन लोग जो हैं इस तरफ, इन मौज़ूआत की तरफ नहीं आते जो आपने मुंतखब किए। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि उसकी ख़ास वजह। उसकी वजह ये है कि मेरी पहली किताब जो थी वो अहमद फराज साहब की शख्सियत पे थी। अहमद फराज, कुछ यादें कुछ बातें। और उसके बाद परियों के देश में मेरा पहला सफ़रनामा। वो फितरत को जब देखा, जब आबशारें दरियाओं में जिस तरह गिरती हैं और जो मौसीकी पैदा होती है, बर्फ़ पिघलती है, तो वो किस तरह उसका पानी वो कन्हार में गिरता है, वो सिंध में गिरता है, वो दरिया हुंजा का हिस्सा बनता है। तो वो फिर लिखना पड़ा, और अगर वो मैं ना लिखता तो बहुत मेरे लिए मुश्किलात होती। तो वो सफ़रनामा फिर शाया होने के बाद पता चला कि जिसको मैंने शौक़ बनाया था वो तो रोज़गार के सिलसिले खोलता चला जा रहा है। तो तब पता चला कि कोई शौक़, कम अज़ कम अब तो मैं समझता हूँ कि ये हकीकत बात है कि कोई शौक़ ऐसा नहीं होना चाहिए जो करेंसी में ना बदले। तो नसर लिखना, ख़ासकर सफ़रनामा लिखना, इसने मेरे बहुत सारे वो मामलात हल कर दिए जो अखबारात में काम करके इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब शायद सफ़रनामा, नसर, कालम, नावल, अफसाना, तो ये एक रोज़गार के सिलसिले जो है ना वो भी खोल गया। तो शौक़ जो है ना वो अब ज़रूरी हो गया कि, और ये भी एक बड़ी अयाशी है कि जब आपका शौक़ ही आपका ज़रिया रोज़गार बन जाए। गोया हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे है। और मैंने देखा कि कोई एक ज़रूरी नहीं है कि शायरी आप करते हैं या आप कहानी लिखते हैं, तो उसका एक तो है कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए लिखते हैं। मसलन एक अदीब जब एक कहानी के मुख्तलिफ मुश्किल किरदार लिख रहा होता है तो वो आम आदमी के म्यार से बहुत ऊपर वो सिर्फ अपने अदीब दोस्तों के लिए लिख रहा होता है।
लेकिन सफ़रनामा जो है, सफ़रनामा अब मैं देखता हूँ पिछले 3-4 साल से कि लाखों लोग जो है ना वो जाते हैं वहाँ, और उन फेरी मेडोज जहाँ शायद कोई पाकिस्तानी जाता हो, लेकिन अब वहाँ जगह ही नहीं मिलती। तो ये सारे लोग जो हैं, ये मुसन्निफ़ तारड़ साहब को लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि शुमाल में मेरे 18 सफ़रनामे हैं, और मैंने अभी पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क को मैंने अपना मौजू नहीं बनाया, और मैं समझता हूँ कि शायद वो वक्त ही ना आए कि पाकिस्तान का ये खूबसूरत खित्ता इतना वसी है कि मैं अगले 50 सालों में भी मुकम्मल तौर पे ना देख पाऊँ। तो मैं हर साल मैं सफ़र करता हूँ, उसको लिखता हूँ, और वो तब तक लिखता हूँ जब तक एक नया सफ़र मुझे दरपेश नहीं होता। वाह, गोया पाकिस्तान हमारी तरजीहात में सरे फहरिस्त है, और यकीनन होना भी चाहिए। और आपने जितना सफ़र किया पाकिस्तान में और पाकिस्तान को लोगों तक पहुंचाया, और लोग फिर उन सफ़रनामों को पढ़कर उन जगहों को देखने के लिए गए, तो यकीनन ये एजाज़ आपको हासिल है कि आपने ये कुतुब लिखी और सफ़रनामे लिखे। अच्छा, सफ़रनामा जो है, ये हर बात, ये भी एक सिनफ अदब है। तो सफ़रनामा का जो सिलसिला है, क्या आप इस सिनफ अदब में किसी ख़ास शख्सियत से मुतासिर हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें मुतासर होने वाली तो बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं है, क्योंकि सफ़रनामा जो है वो वक्त के साथ साथ बदलता जाता है, और उसको बदलना भी चाहिए। वो सफ़रनामे जो मैं बस पे सवार हुआ, टिकट इतना था, उतरा, अब सफ़रनामा उससे निकल गया है। अब सफ़रनामा एक अहद की आवाज़ और एक तारीख हो चुका है, एक दस्तावेज़ हो चुका है कि आप जिस साल या जिस मुद्दत में आप वहाँ गए, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सियासी सूरत हाल, वहाँ के समाजी मामलात और वहाँ के लिसानी मामलात। अच्छा, इस तरह आप देखें कि मैंने अपने सफ़रनामों में लिखा है गिज़र के बारे में कि गिज़र के मज़ाफ़ात में, और गिज़र तो लाजमी बात है, खुद ही एक वादी है और उसके बहुत दूर दराज तक, तो वहाँ ऐसी ज़बानें हैं कि जिनको गिलगित के लोग भी नहीं समझते कि ये क्या है। यानी कि आपका जो रीजन है गिलगित, वो लोग भी जो वहाँ गिलगित की ज़बान बोलते हैं या बल्ती बोलते हैं स्कर्दू के लोग, तो वो मज़ाफ़ात में एक ऐसी एक ज़बान मैंने सुनी कि वो गिलगित के लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा जी ये हमने पहली बार सुनी है। तो लिहाजा अच्छा, ये चीज़ फिर नई चीजें जो हैं वो आप वहां से माशाल्लाह जी अच्छा लाए। फिर आप ये देखें कि आपको 1000 में से 200 लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे जी हमने मरी देखा हुआ है, 100 लोग नारायण तक गए होंगे, 70 लोग बाबू सर टाप तक गए होंगे, ठीक हो गया। उनमें से 50 एक लोग दरिया सिंध तक भी हो आए होंगे, 30 एक लोग होंगे जो कहेंगे जी हम फेरी मेडोज और नांगा पर्वत गए हैं, या हमने हुंजा देखा है, या हम गिज़र तक गए हैं, या शंदूर तक गए हैं। लेकिन आपको लाखों में एक बंदा भी नहीं कहेगा कि हम सनोलैक तक गए हैं। ये है बात, ये असल बात ये है कि आप लोग नहीं जानते, और ये जो कुछ लिखा जाता है उसमें भी ये चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं, बस अपनी तारीफ की जाती है कि मैंने सफर किया और मैंने फलां चोटी सर कर ली। नहीं, देखें, दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर पाकिस्तान के हिस्से में आया है। कुतुबैन के बाद, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के बाद बर्फ का बड़ा जजीरा। आप ये सोच नहीं सकते कि हजारों लाखों साल से वो बर्फ नहीं पिघली होगी, जिसको हेस्पर ग्लेशियर कहते हैं, और उसकी साल हा साल से जो दरारें पड़ी हैं उनमें अगर कोई गिर जाए तो उसके निकलने का और बच निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो लोग फिर उसको तलाश भी नहीं करते क्योंकि 1.5 किलोमीटर गहराई है ये ब्याफू ग्लेशियर जो कंकोडिया के रास्ते में है। तो ये वो खित्ता है कि इसको जो है जितना भी देखा जाए वो कम है। नाजरीन, हम जनाब कैसर अब्बास साबिर के साथ उन ग्लेशियर्स का सफ़र कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हम भी इनके साथ साथ वहाँ मौजूद हैं। और सफ़रनामे की खूबी भी यही है कि इंसान जब पढ़े तो उसे महसूस हो कि मैं यहाँ मौजूद था।
وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ جناب قیصر عباس صابر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا. اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی. پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے. ایو نواں تھی ویسی باجی. تسا کرے سو اے کرے سی او بھی 2 منٹ. ٹھیک ہے نا،
5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिकदे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। मस्जिद अल्फाज में दे रहा हूँ मैं अज़ां, मस्जिद अल्फाज में दे रहा हूँ मैं अज़ां, मेरा फ़न मेरा हुनर मेरा अदब तेरे लिए। तो ये अदब तख्लीक हो रहा है और 18 से ज़ायद सफ़रनामे जनाब कैसर अब्बास साबिर जो हैं वो माशाल्लाह मंशे शऊर पर ला चुके, लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे और इनके साथ साथ उन इलाकों की सैर करते रहेंगे जहां अमूमी तौर पर लोग नहीं जा सकते। तो कैसर अब्बास साबिर ज़रा हमारे नाज़रीन को अपनी कुतुब के जो नाम हैं जो मैंने महसूस किया कि बड़े अछूते बड़े मुख्तलिफ हैं, उनको बारे में बताइएगा। जी, मेरी पहली किताब तो मेरी जो है ना वो अहमद फराज कुछ यादें कुछ बातें, उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया सफ़रनामे का परियों के देश में, और दूसरी किताब मेरी दास्तान दोसाई, तीसरी किताब नांगा पर्बत कहानी, और फिर मुल्तान से कालाम तक, दरियाए सिंध के साथ साथ सफ़र के लाश के, और उसके बाद हुंजा दास्तान, फिर उसके बाद मेरी किताब आई एक पहाड़ सौ चेहरे। ये नांगा पर्बत की रोपल साइड है क्योंकि नांगा पर्बत को 100 चेहरों वाला पहाड़ कहते हैं। एक पहाड़ 100 चेहरे के बाद मेरी किताब जो आई वो थी अस्कोले, और उसके बाद फिर कॉलम्स का मजमुआ था नया पाकिस्तान नए राहज़न। उसके बाद जमहूरियत मुहासरे में, वो भी सियासी पॉलिटिकल किताब है, पॉलिटिकल तज्ज़िये हैं और अखबारात में शाया होने वाले कालम है। फिर सफ़रनामा मेरा शाया हुआ गिज़र का जन्नत ज़मीन पर, और जन्नत ज़मीन पर के बाद मेरी किताब आई बर्फ़ पोश वादियाँ। फिर उसके बाद मेरी किताब आई दरियाए बाशु के साथ साथ वाह वाह खपलू नगरी। अच्छा, और उसके बाद मेरी किताब थी, अब चूंकि मेरे सामने लिस्ट नहीं पड़ी हुई, लेकिन फिर भी इतनी किताबों के नाम माशाल्लाह आपको याद हैं। तो वाह, तो चूंकि मैं एक किताब जब लिख के छप जाती है तो फिर मैं अगली किताब के चक्कर में हो जाता हूँ, तो फिर वो मुझे नहीं पता होता कि उसका नाम क्या था या। तो आजकल चूंकि मेरा नया सफरनामा आने वाला है तो मेरी जो है ना शब रोज मैं उसी की दास्तानों में हूँ कि उसी की वादियों में हूँ। नाज़रीन, किसी ने आंख से हैरत निकाल कर रख दी, किसी ने आंख से हैरत निकाल कर रख दी, फिर इसके बाद उसे आईने का नाम दिया। तो कैसर अब्बास साबिर, ये बताइएगा कि आपकी जो कुतुब हैं, जो मैंने सुना कि वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जा रही हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पर उनको बड़ी पज़ीराई मिली है, तो इस बारे में भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ गिलगित का जो उर्दू शोबा है उसके निसाब में मेरी नांगा पर्बत कहानी जो है वो शामिल है, क्योंकि उसमें मैंने गिलगित का मुकदमा जो है ना उसके 2 चैप्टर हैं जो बड़े वहाँ पसंद किए गए कि पाकिस्तान का वफाक
गिलगत को अपना हिस्सा तब मानता है जब वहां से कराक्रम गुजारनी होती है, वाह जब वाह चाइना के रास्ते वहां से निकालने होते हैं, वाह और जब वो फंड मांगे तो कहते हैं कि आप तो हमारा सूबा ही नहीं हो। वाह 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 तो वो वहाँ के सिलेबस में आई। तो इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह की जो बात है ना, वो सकरदू हो, वो गिज़र हो, वो नगर हो, वो हुंजा हो, वहाँ अगर आपकी किताब बुक स्टॉल पे पड़ी है तो वो बैनुल अक़वामी हो जाती है, क्योंकि वहाँ बैनुल अक़वामी लोग ज्यादा पूरी जाते हैं। दुनिया से लोग आते हैं। फिर वो आपको फिर पता ही नहीं चलता कि उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, वो आपको गूगल बताती है, या आपको फिर उसी आप इलाके में जाएं तो वहां का कोई बाशिंदा बताएगा कि भाई आपकी किताब का उर्दू तर्जमा जो है ना, उर्दू तर्जमे से वो उस पे अंग्रेजी में, या वो किस जापान के लोग भी फेरी मेडो में बैठे रहते हैं, तो मेरी वहां उन लोगों से मुलाकात होती है। तो लिहाजा ये बाकी ये है कि वो तर्जमा हो या ना हो, बैनुल अक़वामी तौर पे सराहा जाए या ना जाए, हत्ता कि पाकिस्तान में भी सराहा जाए या ना सराहा जाए, मैं लोगों के लिए कम और अपने लिए ज्यादा लिखता हूँ। मैंने अर्ज किया ना कि जब मैं सफर करके लौटता हूँ तो मैं जब तक उसको लिख ना लूं अपने मुशाहदे को या जो कुछ मैंने देखा होता है, तो दूसरा कोई काम नहीं आता। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले उसको मैं लिखूं और फिर नए सफर की जो है ना वो, तो ये फिर मुझे नहीं पता था कि ये मेरा शौक जो है ये फिर जरिया रोजगार बन जाएगा, लेकिन ये एक सतह ऐसे आती है कि वो फिर खुद ब खुद रास्ते हमवार हो जाते हैं, नए दर वाह हो जाते हैं। वाह नाज़रीन, वो जो एक मेरा शेर था कि कुछ तबर्रुक में कभी नाने जमी भी लाते, कुछ तबर्रुक में कभी नाने जमी भी लाते, शेर की दाद मेरा पेट नहीं भर सकती। तो चाहे शायरी हो, कालम निगारी हो या नसर निगारी हो, तो यकीनन ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ उसमें से हासिल हो ताकि आदमी का सिलसिला जो है वो चलता रहे, और ये ज़रूरी है। अच्छा कैसरबाज साबिर, ये बताइएगा कि आपने नसर निगारी की, क्या शायरी का भी शौक था या है, नहीं, या सुनने की हद तक है? नहीं, शायरी का शौक था, है, और शायरी तो एक बड़ी मुकद्दस चीज है, लेकिन पजीराई के लिहाज से शायरी बहुत पीछे चली गई है। मैंने पहले अर्ज किया ना कि इस महंगाई के दौर में और जब कदम कदम पे आपको जरूरतों का सामना है, तो आप ऐसा शौक नहीं पाल सकते जो करेंसी में ना बदले। खूब नहीं, हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भाई दुनिया में रहने के लिए, नाने जमी के लिए जाहिर बात है पैसे की ज़रूरत है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, कॉलम निगारी आपने की जी, बहुत सारे कॉलम्स आपने लिखे, तो क्या आप समझते हैं कि कॉलम निगारी मुआशरे में कोई इनकलाब का ज़रिया साबित हो रही है, हो सकती है, या सिर्फ अपनी जो पसंद और नापसंद है हम उसे किताब कलम के जरिए लोगों तक पहुंचा देते हैं? आपका क्या नुक्ता नज़र है? मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कालम निगारी बिल्कुल कोई इनकलाब नहीं ला सकती, और कालम निगारी बस अपनी तस्कीन के लिए और कुछ वक्त की ज़रूरत के लिए और कुछ शौक के लिए और कुछ अखबारात का पेट भरने के लिए ये सिलसिला है। उसकी वजह यह है कि ये लोग जो है ना, इनकलाब हमेशा अंदर से उठता है और उसके लिए लफ्ज़ों की तहरीक की ज़रूरत नहीं होती, और अगर लफ्ज़ों की तहरीक की ज़रूरत होती है तो वो लफ्ज़ तो ऑलरेडी कुरान पाक में मौजूद हैं। इनकलाब ज़्यादा कीमती अल्फाज नहीं है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल सही कहा। लिहाजा ये इस मुआशरे में हम ये भी नहीं कह सकते कि लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह पढ़ना चाहिए लोग देखना, हम एक टिकटॉक मुआशरे में जी रहे हैं, एक टोटल। अब अच्छा, आप मुशायरे देख लें, वहां संजीदा शायरों को दाद नहीं मिलती, वो मायूस होके चले जाते हैं, और जो टिकटॉक किस्म के शायर होते हैं वो दाद ले जाते हैं। यानी कि हाँ, अच्छा, हत्ता कि ये कितनी अफसोसनाक बात है कि स्टेज पे मुकद्दस स्टेज, नात के स्टेज पे भी टिकटॉक किस्म के जो नात खान है वो हिट हो रहे हैं। ये अलमिया है, ये अलमिया है। तो लिहाजा ऐसे लोगों से आप क्या इनकलाब की तवक्को करेंगे? ये इनको बेइज्जत होके जीना आ गया है और ये उसमें जीना चाहते हैं। लिहाजा ये यहाँ पे कोई कालम, कोई शेर, कोई मिसरा, इनको वक्ती तौर पे इनको उकसा तो सकता है दाद के लिए, वाह वाह वाह, लेकिन ये उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं।
چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی. آپ نے سنا کہ جناب قیصر عباس صابر جو ہیں اس حقیقت پسندی کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن سے عموماً بہت سارے نثر نگار یا شاعر جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس میں ہماری اپنی تسکین جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ کوئی انقلاب جو ہے معاشرے میں نہیں آ رہا. انقلاب آنا ہوتا تو بہت سارے انقلاب پاکستان میں اب تک کرتاس و قلم کے ذریعے آ چکے ہوتے. تو ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ قیصر عباس صابر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گپس پاستا اور گپس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گپس پاستا، گپس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گپس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے. جو بھی گپس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابیری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گپس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گپس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब कैसर अब्बास साबिर, ये बताइए कि नसर निगारी, कॉलम निगारी, फिर सहाफ़त और फिर वकालत, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से किस चीज़ को आप तरजीह देंगे तो वो क्या होगी? इसमें से तरजीह जो है वो मैं सफ़र निगारी को दूंगा। हो, उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि मैं अगर इसको आप जरिया पहचान बनाएं और उसी को एक म्यार बना लें, तो वकालत में या कालम निगारी में वो नाम नहीं मिला मुझे जो सफरनामों के जरिए। यानी कि ये एक मेरे लिए भी एक हैरत का सबब कि मैं 4 दिन का सफर करके शंदूर में पहुंचा हूँ, और वहां लॉकडाउन है और पाक फौज ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो किसी की एंट्री नहीं हो रही, और मेरी एंट्री हो जाती है कि मैं सफरनामा निगार हूँ। और फिर वादी दुमेल में मुझे कोई नहीं रोकता। फिर मैं नांगा पर्वत बेस कैंप चला जाता हूँ, और वहां जीप पे मेरे लिए लोग लेके खड़े हैं, तो वो कालम नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि आपने पाकिस्तान के उन गोशों को सामने आप लेके आए और उनका नकाब उल्टा है। तो ये फिर आप देखें ना कि 1 साल में सिर्फ 3 महीने वो लोग जो है ना उनकी रोजी कमाने के दिन है, वहां के जो खित्ते के लोग हैं। क्योंकि उसके बाद आप देखें कि सितंबर में, अगस्त के एंड पे बर्फबारी शुरू हो जाती है, और वो बर्फ मई तक, जून के अवाइल तक वो पिघलती है। तो 3 महीनों में उन्होंने पूरे साल का राशन इकट्ठा करना होता है, और वो राशन कौन लोग फराम करते हैं? जो यहाँ से विजिटर जाता है, जो सयाह जाते हैं। वो कभी पोर्टर की शक्ल में, कभी वो बावर्ची की शक्ल में, कभी वहां वो खच्चर लेके खड़े हैं कि जिधर जीप नहीं जा सकती या पैदल नहीं चल सकते। और फिर कितने दरिया हैं, यानी कि जो वादी है उसका एक अपना दरिया है, वो घूम के सारे दरियाए सिंध में गिरते हैं। वाह 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 वाह, खूब। तो नाज़रीन, वो एक शेर था कि कितने ही लोग शहर में गुमनाम मर गए, और शायर को एक शेर ने मशहूर कर दिया। तो अभी जो बात जनाब कैसर अब्बास साबिर कर रहे थे कि सफ़रनामों ने उन्हें इतना मुमताज़ और मुमय्यज़ कर दिया कि लोग उन्हें पहचानने लग गए, उनकी शनाख्त हो गई। और यकीनन होनी भी चाहिए कि जितनी मेहनत उन्होंने की है और उन मौज़ूआत को बेनकाब किया है जहाँ अमूमन लोग नहीं जाते, जिस पर अमूमन लोग नहीं लिखते। अच्छा कैसर अब्बास साबिर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये जो हमारी वकालत है, कानूनदानी है या कानून है, क्या आम आदमी को कानून से इतनी अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि उसे पता हो कि मेरे क्या हुकूक हैं और क्या फ़राइज़ हैं? क्या इसमें कमी महसूस हो रही है आपको? इसमें ये बड़ी बात की आपने अहम। अगर हर बंदे को पता हो कि कानून क्या है, मैंने करना क्या है और मेरे साथ रियासत ने क्या करना है, तो बहुत से मामलात जो हैं वो हल हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो लोगों को जो है ना वो नहीं पता कानून का। अच्छा नहीं पता
یہی چیز پھر جو مافیاز ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری مافیاز، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لا علمی کا. تو لا علمی جو ہے نا، یہ پھر وہ ہر 2 نمبر راستہ نکالتی ہے کہ جس 2 نمبر راستے پہ چل کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں سود کو سرمایہ کاری کہہ سکتے ہیں. آپ اس میں اچھا جج صاحبان تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہم تو فیصلے کرتے ہیں. انصاف ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فائل آتی ہے وہ 13 درجے وہ عبور کر کے آتی ہے، قدم قدم پہ لوگ رشوت دے کے اپنا کام کرواتے ہیں. واہ 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 واہ، یعنی ہم فیصلے کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. ہم انصاف کر نہیں سکتے. ہم انصاف تو تب کریں جب وقوع ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہو. ایک مرڈر ہو گیا، اس میں میڈیکل 2 نمبر پیسے دے کے، پوسٹ مارٹم 2 نمبر، تفتیشی رشوت لے کے بیٹھا ہے، ایس ایچ او آپ کو پتا ہے، اگلی رپورٹ پھر کیمیکل لیبارٹری، پھر لیبارٹری وہ جو لاہور میں ہے، وہ جو لاشوں کا معائنہ کرتے ہیں، وہ فرانزک سائنس لیبارٹری. پھر یہ ساری رپورٹیں، پھر تفتیشی کی بے ایمانی کہ جس نے پیسے دے دیے اس کو بے گناہ کر دیا، اور پھر ایک قتل ہوا ہے، مدعی نے پورے خاندان. تو اس میں پھر جج کیا کرے؟ جج بیچارے کے پاس جب فائل جاتی ہے تو وہ تو 700 صفحہ بن چکا ہوتا ہے اور وہ خود چکرا جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا. لہذا وہ پھر انصاف نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. وہ کون ہوتے ہیں انصاف کرنے والے؟ وہ پھر فیصلے کرتے ہیں اس فائل کو دیکھ کے. آپ نے تو جسے کہنا چاہیے قانون کا پوسٹ مارٹم کر دیا. واہ واہ واہ، بڑی حد پر بات کی آپ نے. میں بڑا خوش ہوں. یقیناً کریں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عموماً لوگ اسکرین کے سامنے، مائک کے سامنے یا کیمرے کے سامنے نہیں کرتے اور اجتناب برتتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پرستی ہے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. کسی نے ووٹ لینا ہے، کسی نے فیصلے کروانے ہیں، میں نے پہاڑوں پہ چلے جانا ہے، وہاں میں نے ہونا ہے، ایک اور سفر نامہ لکھ لینا ہے، ایک اور سفر نامہ لکھ لینا ہے، وہاں میں نے رہنا ہے. وہاں جو ہے نا، وہ تو پروفیسر ڈاکٹر امین صاحب کا ایک شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ داستاں ایک اور تھی اس داستاں کے بیچ بیچ، داستاں ایک اور تھی اس داستاں کے بیچ بیچ، گم ہوئی جو قصہ گو کی ہچکیوں کے درمیان. تو یہ ہچکیوں کے درمیان جو داستان ہے وہ آپ نہ چھیڑیں. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں لہذا قانون کے بارے میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہماری عدلیہ کا یہ متفقہ جملہ ہے کہ ہم انصاف نہیں کر رہے، ہم فیصلے کرتے ہیں. بڑی اہم بات کی آپ نے. ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر شخص نہیں کرتا، اور جناب قیصر باز صابر نے یقیناً وہ باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے. جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی عکاسی ہونی چاہیے، اور قطاس و قلم سے جو شخص جڑا ہوا ہے وہ حق پرست ہے، حق گو ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اچھا قیصر باز صابر، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص نثر نگاری کی طرف، نئی نسل خاص طور پر آنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ نئی نسل جو ہے وہ تو ٹک ٹاک، موبائل، سوشل میڈیا میں گم ہو گئی، کتابوں سے انہیں دلچسپی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نوجوان چاہے کہ میں بھی سفر نگار ہو جاؤں یا بن جاؤں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ پہلے تو مطالعہ کرے، وہ دیکھے کہ کس بات کا اظہاریہ کس جملے میں کیا گیا ہے اور اس کے لیے لفظ کا چناؤ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نثر میں اثر آئے اور وہ لوگ پڑھیں تو وہ لفظوں کی تکرار سے بچے. اردو اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ کو بار بار جو ہے نا وہ یوز کرتے چلے جائیں. یا جیسے اخبار کی سرخی ہم بناتے تھے تو اس میں نیوز ریڈر بتایا کرتے تھے کہ سرخی میں ایک لفظ دوسری بار کیوں آئے، اور آج بھی نہیں آتا. اسی لیے نثر جو ہے نا، خوبصورت نثر وہ ہوتی ہے جس میں لفظ رپیٹ نہ ہو. اور باقی وہ نئے لوگ جو آتے ہیں محبت کی طرف، ہم انہیں راہ دکھاتے ہیں، دعا دیتے ہیں. واہ، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. جناب قیصر باز صابر، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی خصوصی میسج جو ہے وہ عطا کیجیے. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ سال بھر آپ صحت مند رہیں، آپ کا پیسہ وہ میڈیکل ٹیسٹوں کی لیبارٹریوں کے پاس نہ جائے اور آپ کا پیسہ میڈیسن کمپنیاں نہ کھائیں، تو آپ 15 دن اپنے لیے نکالیں، اپنے بچوں کے ساتھ
पाकिस्तान के शुमाल को देखें, झीलें देखें, झरने देखें, तन्हाई देखें, बागात देखें, खुबानी और सेब के वो फल देखें कि जिनसे रस टपकता है, तो आप जब लौटेंगे तो एक नई जिंदगी लेके लौटेंगे और आप साल भर सेहतमंद रहेंगे। साल भर आप उस मौसम का इंतजार करेंगे कि कब बर्फें पिघलेंगी और कब रास्ते वाह होंगे। वाह 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 वाह। गोया महदूद न कर जहन की हंगामा खेजियाँ, वो आईना तराश के दुनिया दिखाई दे। जनाब कैसरबा साबिर, आप हमारे प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और खूबसीरत गुफ्तगू की, हक़ाइक़ से पर्दा उठाया और यकीनन उठाया जाना चाहिए था। तो मैं प्रोग्राम अहले कलम के मेज़बान की हैसियत से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आइंदा भी ज़रूर किसी प्रोग्राम में दोबारा आपको दावत देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम मैं इस शेर पर करना चाहूँगा कि मसरूफ़ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, मसरूफ़ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, हम वक्त की दीवार में दर काट रहे हैं। प्रोग्राम अहले कलम से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.